रेप केसेस जो होते हैं ना मैडम, हिंदुस्तान में 70% नहीं तो भी 60% केस रेप केसेस फॉल्स होते हैं। लॉयर्स और डॉक्टर से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कि विटनेस से हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वी कैन नॉट आस्क इरेलेवेंट क्वेश्चन टू द विटनेस। कोर्ट ने मुझसे क्वेश्चन रेज किया कि वकील साहब आपने लिख रखा है कि आपके क्लाइंट पे कोई पुराने मुकदमे नहीं है कि जो लॉ है वो ट्रुथ पे बेस्ड है या प्रूफ पे बेस्ड है। हम जिसे बोलते हैं सच्चाई बिना प्रूफ के वो कुछ नहीं है। कोर्ट कागज मांगता है, कुछ भी दे दो आप, कोर्ट कागज मांगता है। डिवोर्स केस के टाइम पे एक एलिमनी टर्म बहुत आती है। एलिमनी इज लाइक बेसिकली कि आपका जो मेन इनकम सोर्स है, दे टेक इट इज लाइक एन इनकम सोर्स। डिजिटल अरेस्ट भी चल रहा है। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको वेलकम टू देवरे टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा जैन। आज हमारे साथ मौजूद हैं लॉयर सचिन शुक्ला जी, जिनसे हम आज बात करेंगे कि एज अ क्रिमिनल लॉयर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो किस तरह के केसेस पे वर्क करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी। और आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। इवन इट्स माय आई एम प्लेजर टू बी ओवर हियर। क्वेश्चन आपका जैसे आपने पूछा कि बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, आप एक क्रिमिनल लॉयर एक ऐसी भूमिका निभाता है जो आप कहीं से जो जस्टिस होता है, एक पुलिस का जस्टिस निर्णय हो गया या आपका जस्टिस किसी एमएलए या किसी एमपी ने खरीद लिया, तो उसके बाद आप लॉयर के पास आते हो। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ अ लॉयर कि जो भी कहीं भी जस्टिस की एक छोटी सी भी अगर झलक कहीं दिखेगी, तो अ गुड लॉयर की उस झलक को आपको आगे तक ले जाएगा और आपके जो भी राइट्स है उनको आपको बताएगा उनके बारे में, एंड आपको केस जिता के लाएगा। ये बीइंग अ क्रिमिनल हमारी ड्यूटी होती है कि हमारे पास कोई भी क्रिमिनल आ रहा है, वी डोंट हैव टू सी कि उसकी कास्ट क्या है, उसकी क्रीड क्या है, उसकी रिलीजन क्या है, उसने मर्डर किया या नहीं किया। ये हमारी ड्यूटी नहीं होती। हमारी ड्यूटी होती है इफ कोई भी हमारे पास कोई भी इंसान आ रहा है और उसको किसी भी तरह की कानूनी सहायता चाहिए, तो वो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको एक कानूनी सहायता देंगे जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में पूछूं कि हु इज सचिन शुक्ला बिहाइंड द कोट। बिहाइंड द ब्लैक कोट आप बोल सकते हो मैं एक छोटा भाई हूँ और एक देश का एक ऐसा नागरिक हूँ जो ये चाहता है कि जो हमारा देश है वो आगे बढ़े, और हम कोर्ट से अलग भी मैं ये चाहता हूँ कि जो एक हमारे जो जितने सिटीजन है वो देश का सम्मान करे और सब ऐसे काम करे जो देश के हित में हो। अगर मेरे को सचिन शुक्ला के पास कोई केस लेकर आना है तो मैं किस तरह के केस लेकर आ सकती हूँ आपके पास। देखिए हम बेसिकली, मैं सचिन शुक्ला इज अ क्रिमिनल लॉयर, आई एम टोटली इनटू क्रिमिनल प्रैक्टिस। मेरे पास जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो मकोका में यूएपीए मर्डर केसेस डिवोर्स रेप इनमें है। बट ओके। आई हैव अ फर्म नेमली द वाइट हैंड्स लॉ फर्म। जी। तो इन दैट फर्म हमारे पास मोर देन 20-30 पर्सन है, जिसमें जिसको लीड करते हैं अंकित दुआन, एडवोकेट आकाश, ओके। एडवोकेट यश, एडवोकेट हामिद, एंड उसके और तो उन एनसीएलटी के, डीआरटी के, बैंकिंग्स के, तो हमने उस हिसाब से सबको अपने एक बाइफरकेशन कर रखा है। एंड आई एम द लीड काउंसिल एट द व्हाइट हाउस लॉ फर्म। तो ओके। कुछ भी चीजें होती है इंडियन वो के मेरे पास आती है। सो हम्म। इट्स माय ड्यूटी एंड मोर ओवर अ लॉयर। एक सीनियर लॉयर थे, उन्होंने मुझे बोला सचिन कि आप क्रिमिनल लॉयर से ये आपकी स्पेशलाइजेशन है, बट बीइंग अ लॉयर आपको हर फील्ड में कहीं ना कहीं एक्टिव होना चाहिए। सो अवर फर्म इज डूइंग द सेम थिंग। बीइंग क्रिमिनल लॉयर, आपके पास कोई मर्डर किया है या किसी केस में के लिए आते होंगे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपको पहले से पता होता है कई बार कि हाँ इसने ये कन्विक्ट किया है। कई बार ऐसा होता है मैडम कि मतलब हमारे पास जो केसेस आते हैं वो क्रिमिनल्स आते हैं, बट वी आर नॉट हियर टू जज देम। मतलब मैं वो बीइंग अ लॉयर बीइंग एन एडवोकेट, मेरी जरूरत नहीं उनको जज करने का। मेरा काम है, मेरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो मेरा प्रोफेशनल लॉ एथिक्स कहते हैं कि आपके पास कोई भी क्रिमिनल आ रहा है, यू डोंट हैव टू सी कि वो क्रिमिनल है, उसने काम किया है या मर्डर रेप जो भी किया है, आपका ड्यूटी उसको डिफेंड करना। वी डिफेंड देम ऑन द बेसिस ऑफ जो चार्जशीट फाइल होती है, हम उस पर उनको डिफेंड करते हैं। क्योंकि एक वकील के पास केस तब आता है जब पुलिस ने केस की तहकीकात कर ली, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, जितने भी केसेस के पहलू हो सकते हैं, ऊपर नीचे जितने पहलू, गलत पहलू सही पहलू, सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसके बाद केस हमारे पास आता है। तो कहीं ना कहीं अगर लूप होल होता है उस पर्टिकुलर चार्जशीट में, इन्वेस्टिगेशन में लूप होल होता है, तो फिर वी हैव अवर ड्यूटी कि हम उस केस को कैसे आगे बढ़ाए। और उसको केस लेने से हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्राइम किया है नहीं किया। बेसिकली
it's our duty to defend our client. और किसी ने क्राइम किया है, ठीक है, वो इनोसेंट भी हो गया, कन्विक्शन भी आ गया कि ये दैट पर्सन इज इनोसेंट, बट बैक ऑफ द माइंड तो चलता है ना कि यार ये तो इसने क्राइम तो किया ही था, तो गलत जने को जस्टिस मिल गया, वो चीज। कानून के दो पहलू होते हैं। आप हर केस में, कई लोग ऐसे जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किए बट फिर वो जेल के सलाखों के पीछे है। हाँ। कई लोग ऐसे जिन्होंने काम किए फिर वो जेल से बाहर घूम रहे। तो मेरा ये मानना है कि जो कानून है ना उसके दो हिस्से है। तो कहीं गलत और सही के बीच की एक फासला होता है। वो फासला कई बार हमें पता होता है कि वो फासला हम तोड़ रहे हैं एंड हम एथिक्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, इमोशनल एथिक्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। बट जो हमारी प्रोफेशनल एथिक्स है वो हमें इस बात की अ, अंदर से आपको परमिशन भी नहीं देती कि आप किसी भी केस के बारे में ये सोचो कि वो कन्विक्ट है या नहीं है। वो हमारा सोचने का काम होता ही नहीं है। हमारा काम होता है, वो बीइंग अ डिफेंस लॉयर, इट्स अवर वर्क टू डिफेंड अवर क्लाइंट। तो जो वर्ड जहाँ पे वर्ड डिफेंड आ जाता है वहां पे हम ये चीज सोच नहीं सकते कि उसने किया है या नहीं किया। कई बार बैक ऑफ द माइंड पता होता है कहीं किया है बट वो भी इनोसेंट करार हो जाता है। तो इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस ऑफिशियल है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी केस होता है और कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से करता है तो देर आर मैनी माइनर चांसेस कि हम उसको बाहर से निकाल, उस इन्वेस्टिगेशन से निकाल के ला पाए। मगर पुलिस की तरफ से कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर हल्की सी खराब होती है तो बीइंग अ लॉयर वी आर वेरी गुड एट इट एंड हम उसको वहां से निकाल आते सो सर, एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर आपकी बिगेस्ट स्ट्रगल क्या रही? हैं। बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर सबसे दिक्कत ये होती है कि आपके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। यू डोंट हैव एनी पर्सन जिससे आप कांटेक्ट कर सको या जो आपको सिखा सके। और सबसे बड़ी बात है कि आप को ये नहीं पता आपको क्लाइंट कहाँ से आएगा आपके पास। आपको ये नहीं पता कि आपके बैठने जगह है या नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि कोई सीनियर ऐसा है जो आपको गाइड कर सके कि ये गलत कर रहे हो या ये सही कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक होता है और आपको वो लोग सेटबैक भी होता है, मगर ये सबसे बड़ी ताकत भी होती है प्रेसिडेंशियल लॉयर की कि हमारे पास कोई होता नहीं है। और उस ना होने की जो प्रॉब्लम होती है उससे हम ऐसे उभरते हैं कि वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना देती है। हमारी खुद की रिसर्च स्किल अच्छी हो जाती है। फिर भी मीट 10 ऑफ पीपल, लोगों से मिलते हैं, फिर लोग हमें केसेस देते हैं। लोग आपको जानते हैं फिर आपको केसेस देते हैं। और फिर आपको सीनियर्स देखते हैं कि इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन अच्छा काम कर रहा है तो सीनियर्स भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो बीइंग अ फाइनेंशियल लॉयर कुछ स्ट्रगल्स होते हैं बट वो स्ट्रगल्स आपके आगे ताकत भी बन जाते हैं। तो आपको एक ऐसी स्ट्रगल बताइए जिसने आपका पूरा टर्निंग पॉइंट, आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बना दिया हो। स्ट्रगल तो मतलब सिंस स्टार्टिंग इट वाज स्ट्रगल। मतलब मैं बताऊं कि बीइंग अन, आप समझो कि एक जूनियर काउंसिल होने के बहुत सारे डिमेरिट्स है। आप समझो कि हमारी जब मेरी सैलरी थी शुरुआत में 3,000 रुपये सैलरी थी। आज के एंड इट वाज अ, मैं बताऊं 2019 की बात आपको बता रहा हूँ। 2020 में बोलूंगा एग्जैक्टली कि 2020 में मेरी सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ थी। और उस 3,000 रुपये पर मंथ सैलरी में मुझे, आप समझो कि दिल्ली के हर कोने में जाना पड़ता था। रोहिणी कोर्ट जाना है या तीसरी कोर्ट जाना है, साकेत जाना है, पटियाला जाना है, हाई कोर्ट जाना है, हर जगह जाना है। सो और सबसे बड़ी बात है उन 3,000 रुपये के बाद भी आपको जो काम था वो आपकी काम की कोई टाइमिंग नहीं थी। सिंस यू हैव टू बी देयर एट कोर्ट अराउंड 9 o'clock, फिर आपको 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, वो आपके ऊपर है। सबसे ज्यादा फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, बीइंग मेरे जो सीनियर थे मलखान सिंह सिसोदिया, उन्होंने, मैंने मार्क किया, उन्होंने मुझे खूब सारी अपॉर्चुनिटीज दी, खूब सारी। मतलब उन्होंने मुझे काम सिखाया नहीं मगर उन्होंने काम दे दिया मुझे। और जब उन्होंने काम दे दिया उसके बाद उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया कि ये पर्सन है, ये काम कर रहा है। उस भरोसे को, जो भरोसा उन्होंने दिखाया मुझ पे, वो भरोसा मेरे लिए कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था कि एक सीनियर काउंसिल मुझे अपने केसेस दे रहा है करने को, और उसको ये भरोसा है कि मैं कहीं ना कहीं उन केसेस का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव लेके आऊंगा। वो भरोसे ने मुझे आज यहाँ बनाया। उस भरोसे को जीतने के लिए मैं काम करने लगा और फिर धीरे भरोसों में ताकत बनती चली गई एंड आज मैं आई एम डूइंग गुड। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस उन्होंने दिया था आपको जिसने आपको झकझोर दिया हो? बिल्कुल, मतलब एक केस था मेरा जिसमें आई वाज़ अ यंग काउंसिल में, 2020 की बात है। एक सरतापुर, एक जगह सरता विहार एक जगह पड़ती है, हाँ जी। वहाँ पे एक पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। ओके। एंड उसमें टोटल 8 से 9 टोटल एक्यूज थे। तो जब 8 से 9 एक्यूज थे उसमें मेरा भी एक्यूज था। एंड वो मैटर लगा था हाई कोर्ट में। वो मेरी पहली अपीयरेंस थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में। आई वाज नर्वस, माय लेग्स वर शेकिंग कि भाई, डर था कि हाई कोर्ट की जस्टिस है वो क्या है।
और जो मेरे मैटर थे वो लगातार 4 मैटर एक साथ लगे थे। तो जो मेरी एफआईआर में जो बाकी जो एक्यूज थे उनकी बेलें लगी थी, उसके सबसे आखिरी मेरी बेल लगी थी। ओके। और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के जस्टिस साहब थे, उन्होंने क्या किया, जो मुझसे पहले 3 बेलें थी वो डिसमिस कर दी। एंड जैसे नंबर आया तो ही आस्क्ड मी कि आप भी सेम केस में हो? जैसे मैंने बोला यस सर, तो उन्होंने कहा डिसमिस। तो उसके एट दैट पॉइंट मैं थोड़ा सा शेकी हो गया एंड आई डोंट नो कि क्या बोलूं, इट वाज टोटली ब्लैंक। बट फिर उसके बाद आई रिक्वेस्टेड द कोर्ट, मैंने कोर्ट को क्लैरिफाई किया कि सर मेरा रोल आपके जो दूसरे एक्यूज है उनसे कहीं ना कहीं बहुत अलग है। जब मैंने कोर्ट को क्लैरिफाई किया तो कोर्ट ने मेरी बात को सुना एंड आई वाज द ओनली पर्सन जिसको बेल मिली। ओके। हाँ, सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट डे एंड हम्म। दैट बूस्ट माय कॉन्फिडेंस। उसके बाद से थिंग्स वर गोइंग गुड। स्टार्टिंग में बहुत सारे फेलियर्स फेस करने पड़े होंगे, कोई ऐसा फेलियर और कोई उस फेलियर से कोई लेसन आपको मिला? मैम फेलियर्स तो बेसिकली इस फील्ड में कोई फेलियर्स होता नहीं है, मगर इस फील्ड में आप की हर बार जीत भी नहीं होती। सबसे पहले जो हमारा जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशन है। आपने अगर काम अच्छा किया तो आपके पास क्लाइंट आएंगे। मगर सबसे बड़ी बात होती है कि एक क्रिमिनल, हमारे पास कोई बेल आती है, वो मर्डर की बेल आती है। अब मर्डर में बेल मिलना इज समहाउ समवेज लाइक ए वेरी ट्रिकी थिंग। मतलब कोर्ट आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा एंड ये गारंटी नहीं कि कोर्ट आपको बेल दे भी दे। तो वो जो बेल आपकी ना मिलना, तो ये कोई आपकी हार नहीं होती। बट क्लाइंट की नजरों में एक होता है कि वकील साहब मुझे बेल नहीं दिला पाए, उसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। तो ये चीजें चलती रहती है, बीइंग इनटू दिस प्रोफेशन, ये चीजें चलती रहती है। आपकी ड्यूटी है कि आपके पास जो फाइल है, आपके पास जो केस है, वो चीजें आपको एक टू एक, हर एक चीज यू हैव टू बी, आपको बिल्कुल रेडी होना चाहिए जब कोर्ट में इंटर करते हो। आई सॉ द प्रॉब्लम जो हमारे साथ आजकल होती थी, शुरुआत जो मैंने फेलियर ये था कि मैंने 2-3 बेलें लगातार हाई कोर्ट से ले ली थी एंड आई वाज लाइक इनटू कि मैं सबसे बढ़िया अब एडवोकेट मैं ले बनूंगा। लूंगा, सबकी बेले सो ले लूंगा। आई वेंट टू वन मैटर व्हिच इज इन फ्रंट हम्म। ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। एंड उसमें जो जस्टिस साहब थे, ही लिटरली थ्रैश्ड मी। मतलब मुझे उन्होंने, आप समझो कि पूरी कोर्ट के सामने ऐसा लताड़ा जिसे बोलते हैं कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू आंसर, मेरे पास कोई आंसर नहीं था उनको देने के लिए। ही वाज आस्किंग बैक टू बैक क्वेश्चंस टू मी एंड आई वाज लाइक ब्लैंक, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं आई वाज गेटिंग नम, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। बट उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक सीख ये मिली कि आप कोर्ट में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास जो केस है, यू हैव टू बी रेडी विद द फैक्ट ऑफ द केस। आप कोर्ट में ब्लैंक नहीं जा सकते हो। इफ ऑनरेबल कोर्ट आस्क यू कि भाई दिस लाइन में आपने अपना डिफेंस कहाँ लिखा है, तो यू कैन नॉट से द कोर्ट योर लॉर्डशिप 10 मिनट 15 मिनट, नहीं, यू हैव टू बी रेडी विद द फैक्ट ऑफ द केस। सो ओके। सबसे बड़ी बात मैं अपने 6 साल के कैरियर से, 5 साल कैरियर से मैंने यही सीखा कि आपको हमेशा फैक्ट के साथ रेडी होनी चाहिए। आपके पास जो फाइल है, वो फाइल आपके दिमाग में होनी चाहिए। दैट व्हाट मेक्स यू अ गुड लॉयर। ओके। और जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, वो कितना क्रॉस, मतलब किस तरह से हीट अप कर देती है चीजों को? क्रॉस क्वेश्चन जिसे पिक्चरों में दिखाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ। वो तो जो लोगों को ने एक बॉलीवुड में बना रखा है कि जैसा हम्म। फाड़ दो कानून किताबें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। बेसिकली क्रॉस क्वेश्चन इज अ वेरी की फैक्ट ऑफ द केस। हम्म। जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो स्टेट होता है जिसने पे केस कर रखा होता है, ये केस का एक ऐसा मौका होता है जहां पे डिफेंस लॉयर का मेन काम होता है कि आपको उस क्रॉस क्वेश्चन से सच निकालना है। तो वी डोंट हीट अप द केस, बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि वी ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं विटनेस ने झूठ बोले होते हैं। जो विटनेस आपके सामने, आपको बिकॉज बीइंग अ लॉयर हमें पता होता है व्हाट ही इज सेइंग राइट एंड व्हाट ही इज सेइंग रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं हमें वो पता होता है। तो उसके बाद फिर हम विटनेस से बात करते हैं और विटनेस से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, विटनेस को उसी क्वेश्चन में उलझाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि विटनेस से हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वी कैन नॉट आस्क इरेलेवेंट क्वेश्चन टू द विटनेस। वो क्वेश्चन वही पूछे जो रिलेवेंट होता है। सो एंड जो क्वेश्चन पूछेंगे हम कोर्ट की फाइल के हिसाब से पूछेंगे। अच्छा। सो जो हमारे पास जो भी होता है वो चार्जशीट जिसे बोलते हैं, उस चार्जशीट हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछना पड़ता है एंड दैट व्हाट इज द की फैक्ट ऑफ द केस। तो सर, आपने बॉलीवुड का नाम लिया। बॉलीवुड में मूवीज में जो कोर्ट रूम दिखाते हैं और जो रियल लाइफ में कोर्ट रूम है, वो उसमें क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस होता है? डिफरेंस तो मैं नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं चीजें सच दिखा। अब जो नई मूवीज आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो सेटअप होता है, बॉलीवुड इज वेरी गुड एट मिमिक्रिंग द थिंग्स। ये। तो जो भी चीजें उन्होंने की वो सेटअप तो बिल्कुल सही होता है। बट दिल्ली की जो कोर्ट है जो इज लिटिल बिट डिफरेंट। आप यूपी में कुछ कोर्ट जाओगे, दे आर लाइक, मतलब वो उतनी वेल मेंटेन नहीं है। बट कोर्ट का जो सिनेरियो दिखाते हैं वो सेम होता है। उतने ही ऑडियंस बैठे होते हैं, उतने ही ऑडियंस नहीं वहां पे बैठे, लोग हमें बैठे कोर्ट में होते हैं। ऑडियंस नहीं आते। बेसिकली कोर्ट इज अ प्लेस जहाँ लोग कभी आना नहीं चाहते। हम्म। माई फादर ऑलवेज से टू मी, सचिन
कोर्ट इज अ कोर्ट हो गया, डॉक्टर हो गए, वकील हो गया, पुलिस वाले हो हाँ गए, इनके यहाँ कभी आदमी जाना नहीं चाहता है। हम्म, ऑडियंस नहीं होती बेसिकली, उसमें जो लोग अरेस्ट होते हैं उनके माँ बाप होते हैं, उनके भाई बहन, उनके दोस्त होते हैं, अच्छा, उनके रिलेटिव्स ही होते हैं जो उनसे हम्म, कनेक्टेड होते हैं। या विटनेस हाँ, या वगैरह विटनेस होगा। विटनेस। ओके, आपने बोला कि लॉयर, डॉक्टर और पुलिस वालों के पास कोई नहीं जाना चाहता। एक बात ये भी कही जाती है कि लॉयर्स और डॉक्टर से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कभी ऐसा हुआ कि जो आपके पास इधर विक्टिम और जिसने क्राइम किया हो, क्रिमिनल जो हो, उनमें से किसी ने झूठ बोला हो और फिर उसके बाद आपको कोर्ट रूम में जाके वो पता चला हो कि हाँ इसने झूठ बोला है और आपका केस ही बदल गया हो? बिल्कुल, अभी ये तो थोड़े दिन पहले ही हुआ था मेरे साथ। एक हाई कोर्ट में 15-20 दिन पहले एक बेल लगी थी। उसमें क्लाइंट ने मुझसे बोला था कि मेरे पति के खिलाफ कोई दूसरा मैटर नहीं है। उस पे सिर्फ एक ही मुकदमा है जिस मुकदमे में बेल करवाने आया था। ओके। बट फिर उसमें एक एससीआरबी रिपोर्ट होती है जो कोर्ट से जो तिहाड़ जेल भेजता है। उसमें उसके खिलाफ 4 मुकदमे और थे। एंड एज सून एज वो मेरे पास रिपोर्ट आई ना कि उसके पास 4 मुकदमे और है, कोर्ट ने मुझसे क्वेश्चन रेज किया कि वकील साहब आपने लिख रखा है कि आपके क्लाइंट पे कोई पुराने मुकदमे नहीं है। एंड देयर इज अ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जहां पे कोर्ट ये बोलता है कि आपको जो भी फैक्ट है आपको डिस्क्लोज करने चाहिए। तो द कोर्ट रेज मी अ क्वेश्चन कि वकील साहब आप यू आर लाइंग टू अस। देन आई आस्क रिक्वेस्टेड द कोर्ट आई वांट टू क्लैरिफाई, बट गलती मुझसे हो चुकी थी। जो वो कहते हैं कि तीर कमान से जा चुका था एंड हाँ। हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो आई जस्ट गो डाउन टू द कोर्ट कि सर मैंने अपोलॉजी की सर, जस्ट बिकॉज क्लाइंट ने मुझे क्लैरिफाई नहीं किया। एंड कोर्ट हैव अ पावर, क्लाइंट को भी चाहती तो जेल भी भेज सकती है, कुछ भी कर सकती है। बट द ऑनरेबल जस्टिस वाज वेरी प्लीड कि ठीक है कोई बात नहीं, बट मेक श्योर कि अगली बार से आप कुछ ऐसा मत करो। कोर्ट हैड गिवन मी अ बेल, बट इट्स अवर ड्यूटी और इट्स अवर ड्यूटी टू द क्लाइंट। में जितने भी यंग लॉयर्स हैं मेरे पास या मेरे जो साथी है जो सुन रहे हैं, जो आपको पॉडकास्ट देखेंगे, उनसे बस यही है कि जब भी आप कोर्ट जाते हो, बीइंग सबके लिए, लॉयर्स के लिए मेरे पास, कि जब कोर्ट आप जा रहे हो तो गो रेडी विथ योर फैक्ट, रेडी विद द फाइल। बिकॉज जो सामने आपको डिफेंड करने के लिए एक वकील साहब खड़े जो आपके अगेंस्ट बोलेंगे, और सामने एक जज साहब खड़े। जज साहब इज लाइक एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद वहां तक पहुंचे, तो उनका मेंटल स्टेटस, दे विल आस्क यू एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। और जब आप रेडी नहीं होते हो कोर्ट में और यू गो ब्लैंक इन द कोर्ट, तो आपकी रेपुटेशन खराब होती है। रेपुटेशन सिर्फ आपकी खराब नहीं होती, रेपुटेशन खराब होती है बाकी लॉयर्स की, कि एक वकील साहब आए थे उनको कुछ पता नहीं था। तो वकील साहब जो होते हैं ना, वो दैट इज अ वेरी बिग वर्ड, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी है कि इसको बचा के रखे। तो आपके हिसाब से लॉ की नॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कोर्ट रूम में कॉन्फिडेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए मैडम, दोनों चीजें साथ चलती है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है और बोलने को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कोई फायदा नहीं है। आपके पास कॉन्फिडेंस कि आप कोर्ट में जाके ये लॉर्डशिप दिस केस दिस एंड दिस, बट आपको केस की नॉलेज ही नहीं है, आपको लॉ की सेक्शन की नॉलेज नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस, आपको बस नॉलेज में कॉन्फिडेंस नहीं बोलने का, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें काउंटर पार्ट होती है। तो दैट्स से वो कहते हैं कि अ गुड स्पीकर डजंट मीन ही इज अ गुड लॉयर। फॉर अ गुड लॉयर यू हैव टू बी कंप्लीट। अ गुड लॉयर मीन्स जो कंप्लीट पैकेज ऑफ, जिसका दिमाग में 24 घंटे जजमेंट चल रही हो, ठीक है, उसके पास कॉन्फिडेंस हो बोलने का, उसके पास ये कॉन्फिडेंस हो कि वो कोर्ट को क्लैरिफाई कर सके कि जिस लिए कोर्ट ने उसको एक्यूज बोला है, जिसके लिए अभियुक्त बोला गया, वो कहीं ना कहीं वहां पे है ही नहीं। मैं क्रिमिनल केस की बात नहीं हूँ, बाकी केसेस की बात कर रहा हूँ कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ लॉयर कि लॉयर शुड बी अ कंप्लीट पर्सन। तो आई विल से कि कॉन्फिडेंस मीट विद नॉलेज इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लॉयर। आपके हिसाब से क्रॉस क्वेश्चनिंग का क्या आर्ट है? द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन बेसिकली कि आप जो सामने विटनेस है आपका, उसके उससे आपको वो क्वेश्चन पूछने हैं, उससे आपको वो जवाब चाहिए जो आपके जो एक्यूज है उसको बचा सके। ओके। और वो कभी आपको जवाब देने नहीं आता, वो वहां पे आता है आपके एक्यूज को फंसाने। तो ये सबसे आर्ट ये है कि ये हैव टू आस्क अ क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं उसको ट्रिगर करे। ओके। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कोई बात पूरी सच नहीं बोलता है, और जो झूठ बोलता है, एक भी पॉइंट झूठ बोलता है, उस झूठ से आप 100 झूठ और निकलवा सकते हो। ओके। तो बीइंग अ क्रॉस एग्जामिनेशन आपको सिर्फ एक बात पकड़नी है कि जो विटनेस सामने बैठा है उसने क्या बात झूठ बोल रखी है अपनी चार्जशीट में, अपने बयानों से क्या झूठ बोल रखा है, उन बयान उस झूठ को पढ़ के आप पूरी केस की टांग खींच सकते हो। कोई आप अपने एक्सपीरियंस से कोई केस बताइए जिसमें इस तरह से आपने दिस अ क्रॉस एग्जामिनेशन दिस अ करके केस ऑफ सीखा? रेप, जहाँ पे दो, एक लड़का लड़की थे। देवर, लड़का जो 18 साल का था, लड़की 17 साल की थी। एक जो नई उम्र का प्यार होता है, टीनेज लव जिसे बोलते हैं, वो था। लड़की और लड़का बेसमेंट में थे एंड देवर इन बेसमेंट ऑफ की सोसाइटी में। सर नहीं, लड़की का भाई आ जाता है,
और लड़के को मारने लगता है। और इन द प्रेशर ऑफ द फैमिली जो लड़की है वो बयान देती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने, मिस्टर एक्स ने मेरे साथ रेप किया है। ओके। एंड रेप किया है, पॉक्सो केस रजिस्टर्ड हो जाता है, बिकॉज जो लड़की थी 18 साल से, उसकी उम्र कम थी। तो जहाँ पे 18 साल से कम उम्र की जो, और हमारे कोर्ट में कहीं ना कहीं ऐसे एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी आप उसको जो, कि इन केसों को बहुत सीरियस हीनस माना जाता है, होते भी हीनस है। बट उसमें एक बयान में लिखा था, लड़की ने बोला कि मेरा ये जो लड़का है ये मुझे बाल पकड़ के घसीटते हुए बेसमेंट में ले गया, एंड देयर इज अ वीडियो फुटेज ऑफ इट जो केस में फाइल हुई थी। व्हेन आई सॉ दैट वीडियो फुटेज, उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मैंने पहले बेल लगाई, तो कोर्ट को क्लैरिफाई किया कि सर ये जो बयान है इसके, ये बयान फुटेज से मैच नहीं हो रहे। इसमें दिख रहा है साफ साफ कि वो खुद अपने आप को लेके खुद नीचे जा रही है, इसमें कोई उसको घसीट नहीं रहा है। बट कोर्ट हैज सेड कि सचिन मिस्टर शुक्ला, दिस इज अ केस जहां पे पॉक्सो इन्वॉल्व है, सो वी कैन नॉट ग्रांट यू बेल ऑन दिस। आप वेट करो क्रॉस होने का। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में लड़की आती है, एंड शी वाज अ 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो इन जहाँ पे माइनर होती है वहां पे क्वेश्चन खुद नहीं पूछ सकते। पहले क्वेश्चन जज साहब पूछेंगे, जज साहब ओके। क्वेश्चन लड़की से पूछेंगे, जो विटनेस ओके। उससे पूछेंगे। अच्छा। बाकी केसों वी कैन आस्क दैट हम्म क्वेश्चन, बट हम्म उसमें हम्म नहीं पूछ सकते हम। हम्म तो आई आस्क अ क्वेश्चन टू द गर्ल, कुछ क्वेश्चन से पूछे मैंने, एंड एज सुन एज आई स्टार्टेड कि वो मेरे ग्रुप में आ रही, शी स्टार्टेड क्राइंग, हम्म एंड सी से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। हम्म तो हम्म उसके बाद से उस क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म होने 5 डेट लग गई, ओके। विच अराउंड 6 to 7 months। उसके हम्म। बाद से विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने उसको क्रॉस में, शी वॉज हॉस्टाइल, उसके पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए, एंड वी गॉट अ बेल ऑल्सो। बट क्रॉस एग्जामिनेशन, तो क्रॉस एग्जामिनेशन वेरी की पार्ट, अगेन आई विल से इट। तो हमने क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद ही कोर्ट हैड सॉ दैट दिस केस इज टोटली ऑन अ फॉल्स बेसिस एंड द विटनेस हैज टर्न हॉस्टाइल। तो उसके बाद फिर हमने बेल लगी थी। किसी भी एक केस में विटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और इंडिया में विटनेस की जो हालत है ना, मतलब कोई विटनेस बनना ही नहीं चाहता, बिकॉज सबको लगता है हम फंसेंगे, क्या पता ये केस उल्टा हमारे पास ही आए। सेकंड, उनकी विटनेसेस की जो सिक्योरिटी होती है उसको लेके बहुत वो रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है। लोग बड़े बड़े केसेस में देखा भी गया है कि लोग मर भी गए हैं इस चीज में, या गायब हो गए, एक्सीडेंट्स दिखाए, वो नेचुरल डेथ दिखा दी। तो विटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है या जो लॉज हैं उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? टू बी वेरी क्लियर ऑन अ सेफर साइड, आई विल से पहली बात, विटनेस को प्रोटेक्शन दी जाती है कोर्ट की तरफ से। अगर फॉर एग्जांपल एक केस है जिसमें ए ने किसी बी का मर्डर कर दिया और सी विटनेस है उसमें, और ए जेल से बाहर आ गया, एंड उस टाइम पे अगर ए ने सी से बात भी कर ली कि विटनेस है, उससे बात भी कर ली, एंड सी ने बात आके कोर्ट में बता दी, देन वो बंदा दोबारा अरेस्ट हो सकता है। इन अवर जुडिशियल सिस्टम कहीं ना कहीं विटनेस को बहुत प्रोटेक्टिव रखा जाता है। तो होता है ये जो आप बोल रहे हो कि विटनेस टर्न हॉस्टाइल हो जाते हैं, विटनेस को धमका दिया जाता है, तो ये सर ये चीजें दो लोगों के बीच की बात होती है, ठीक है। अगर विटनेस को कोई धमका रहा है तो विटनेस की ड्यूटी है वो पुलिस को आके बताए, पुलिस की ड्यूटी है कि उसको प्रोटेक्शन देगी। बट जब आप नहीं बताते हो, विटनेस डराना धमकाना इज 10% ऑफ जो विटनेस हॉस्टाइल होते हैं। मेन चीज होती है पैसा। कई विटनेस पैसे खा लेते हैं सामने वाली पार्टी से। तो विटनेस को कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा गया। तो फिर क्या ये फिल्मों में एग्जेगरेट किया फिर जाता हम है? टेलिंग यू, देखिए फिल्मों ने हमेशा हर चीज का इतिहास बहुत गलत दिखाया है। आप फिल्मों में अगर आप देखो तो जो इंडियन की जो आप जो अपने जो कि बड़े राजा हमारे महाराजा हुए, उन्होंने सिर्फ मुगलों को दिखाया, मुगल 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 मुगल। बट कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा जो हमारे साथ है वो हिस्ट्री के साथ कभी उसने जस्टिस किया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिल्में आर फिल्म, वो काल्पनिक होती है, तो लेट देम ऑन द काल्पनिक साइड ओनली। आई पर ऐसा कुछ नहीं। रियलिटी में भी तो हुआ है ना, आसाराम बापू केस हुआ और हमारे जेसिका लाल मर्डर केस हुआ, इन केसेस में भी तो मैडम विटनेसेस को किया गया है, मारा उसके गया लिए या मैडम उन पे केसेस भी चल रहे हैं, विटनेस को मारा नहीं गया, समझे। हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो मीडिया दिखाती है। व्हाट यू नो इज ऑल अबाउट मीडिया, व्हाट आई नो इज ऑल अबाउट मीडिया। अनटिल अनलेस मेरे पास कोई केस की फाइल नहीं आएगी, समझे। फॉर एग्जांपल एक केस है, एक केस कोई दूसरे वकील साहब लड़े, तो ही नोज द फैक्ट ऑफ द केस। अब आसाराम बापू केस
का जो केस लड़ रहे हैं वकील साहब, उनको केस के फैक्ट पते होंगे। और अगर आसाराम बापू का जो केस है बहुत हाईलाइटेड केस है, अगर उसमें कुछ ऐसा होगा वो विटनेस को धमकाएगा या कुछ भी करेंगे और विटनेस से एक कंप्लेन भी कर दी, कोर्ट विल गो अगेंस्ट देम सर। कोर्ट इज लाइक इन हाई प्रोफाइल केस जहां पे कोर्ट को एक समाज को दिखाना होता है। समझे, आसाराम बापू के केस ऐसा है कि जहां पे समाज को दिखाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात को बिल्कुल एश्योर करके चलती है कि कुछ ऐसा ना हो जो जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट जाए। कई केसों में होता है, विल नॉट से कि बिल्कुल नहीं होता, होता है। और उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम है, ठीक है, उसके जिम्मेदार समाज है, ठीक है। अगर आप समझिए कि कोई विटनेस है, फॉर एग्जांपल कोई विटनेस नहीं बोलूंगा, एक नॉर्मल बात लेके चलता हूँ कि कोई बूढ़ा आदमी चल रहा है, उसको दो लोगों ने आके थप्पड़ मार दिया, बट हमारे समाज के लोग कहे हमारा मतलब ही क्या भाई, ये तो मार रहे, हमारा वो निकल के चले जाएंगे। अगर जितना हमारा समाज इन सब चीजों के खिलाफ मजबूत हो गया ना, कि गलत को गलत बोलने की आपके अंदर हिम्मत हो गई, उस दिन ये सब चीजें अपने आप रुक जाएगी। क्योंकि आप समझिए पुलिस भी कितना करेगी, कितनी पुलिस करेगी, मतलब पुलिस वाले भी, उनकी ड्यूटी बहुत हार्ड होती है। बीइंग अ पुलिस पर्सन इज नॉट अ इजी टास्क। उनको सबसे पब्लिक से डीलिंग करनी पड़ती है, मतलब दे आर द फर्स्ट पर्सन की जिनके पास कोई भी दिक्कत उनके पास आती है। वो सो नहीं पाते, उनकी ड्यूटी आवर्स बहुत लंबे होते हैं, सब कुछ होते हैं। और उसके बाद भी क्या होता है कि जो जिम्मेदारी समाज की होती है वो समाज नहीं निभाता है। तो मैं ये बोलूंगा चीजें होती है, बट कहीं ना कहीं चीजें अब सही हो रही है, एंड इट विल बी फाइन इन द कमिंग टाइम। तो आपके हिसाब से क्या है कि जो लॉ है वो ट्रुथ पे बेस्ड है या प्रूफ पे बेस्ड है? मैम जिसे बोलते हैं सच्चाई बिना प्रूफ के वो कुछ नहीं है। अगर बोलने से एक ना एक इमोशनल बोलने से कि हाँ मैंने ये देखा है और उसका कुछ प्रूफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बोलूंगा प्रूफ इज एवरीथिंग। कोर्ट कोर्ट कागज मांगता है, कुछ भी दे दो आप, कोर्ट कागज मांगता है। तो ट्रूथ विदाउट प्रूफ इज नथिंग, जस्ट आई विल से अ लूपहोल, आई विल से। इन दैट केस एक चीज आती है कि कोई लड़की अपना पुराना रेप केस लेकर आती है, ठीक है, अब उसके पास ना एविडेंस है, प्रूफ में भी वो क्या दिखाएगी? अगर 4 साल 5 साल पुराने केसेस आ रहे हैं सामने को, वो फाइल करवा रही है, तो उस केस में उसको जस्टिस कैसे मिलेगा? रेप केसेस जो होते हैं ना मैडम, हिंदुस्तान में 70% नहीं तो 60% केस रेप केसेस फॉल्स होते हैं। मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कैसे। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई लड़की 4 साल बाद आ रही है, उसका रेप हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है 4 साल शांत क्यों बैठी। दूसरा क्वेश्चन आता है चलो उसने करेज उसके पास नहीं था, सोशल उसने कंडीशनिंग। करेज सोशल प्रेशर था उसके, अब वो आती है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैम रेप ऐसी चीज है ना कहीं कुछ ना कुछ सबूत होता ही है। क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के ही जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 साल बाद कोई वुमेन आई, उसका मेरे साथ वहां वहां रेप हुआ था, तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। रेप के केसेस में हमारा कानून बहुत बहुत कहीं ना कहीं कठोर कानून है। वो इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस पे, आपकी फोन लोकेशन निकाली जाएगी, फोन लोकेशन वहां निकाले, कैमरे फुटेज, हजार चीजें होती है आजकल हमारी इन्वेस्टिगेशन। जो एआई इज लाइक, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। फोन लोकेशन, लोगों के ट्रेस मार्क, लोगों से पूछना, लोगों के बयान, हजार चीजें आएगी। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं वो चीजें एफआईआर फाइल होगी। इन रेप केसेस कहीं ना कहीं एफआईआर फाइल होती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े वो, मतलब एडल्ट लेडीज के साथ ही है, बच्चों के साथ भी होता है, छोटी छोटी लड़कियों के साथ होता है। उस केस में फिर अगर वो पेरेंट्स को ही नहीं वो बच्चा बता पाया और आगे चल के उसको रियलाइज हुआ कि अच्छा वो जो टाइम पे जो मेरे साथ हुआ दैट वाज अ रॉन्ग थिंग, और ये दैट इज एक्चुअली अ रेप, और फिर उसके बाद वो कुछ आगे एक्शन लेते हैं फिर। केसेस के में फैक्ट होते हैं बेसिकली, मैं बताऊं जैसे जो आप बात कर रहे हो एक जनरल बात कर रहे हो, और हर केस के फैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस है जहाँ पे एक लड़की जिसकी उम्र 12 से 13 साल थी, उसके एक रिलेटिव ही थे, दे वर मुस्लिम। उसमें उनके जो चाचा थे वो उसके साथ गलत काम करते थे, जिसे बैड टच बोलते हैं, वो करते थे। व्हेन शी बिकम 21 ईयर्स, उसको रियलाइज हुआ कि भाई माई चाचा हैड डन रॉन्ग थिंग विद मी। वो कोर्ट में आती है, कोर्ट को बताती है, पुलिस के पास जाती है, पुलिस को बताती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक 164 के स्टेटमेंट होते हैं सीआरपीसी में जो जज साहिबा के पास होते हैं, उसमें जज साहिबा से क्रॉस क्वेश्चन पूछती है, वो बताती है कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मोटिव दिख गया कि एक लड़की अपने चाचा को क्यों फंसाएगी।
तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये देखा या पुलिस ने ये देखा बिफोर फाइलिंग एन एफआईआर कि हाँ इसके पास कोई मोटिव नहीं है, इसके पास हुआ है, तब इसने जाके ये चीजें की। तो हर केस के ना फैक्ट अलग होते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि हमारा कानून रेप के केसों में या केसेस अगेंस्ट वुमेन या कोई भी ऐसे अपराध जो औरत के खिलाफ है उसमें बहुत सख्त है, बहुत प्रिविलेज मिलती है उनको। तो कहीं ना कहीं आप समझो कि सच्चाई होगी तो एफआईआर होगी। पर कई बार पुलिस ही साथ नहीं देती है, एफआईआर फाइल नहीं होती है। मैडम मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ पुलिस साथ नहीं देती फॉर, आप समझो हर जगह, जैसे हर पुलिस वाला अच्छा नहीं होता, हर पुलिस वाला खराब भी नहीं होता। मैं कह रहा हूँ चलो एक सीनियर एक जूनियर ऑफिसर खराब, आप सीनियर के पास जाओ, सीनियर से उसके सेमी सीनियर के पास जाओ, आप सीएम के पास कम। आज की टाइम पे आप समझे एसआई से लेके इंस्पेक्ट ऑनलाइन आपकी चीजें हो गई, आप सीएम पोर्टल पर कंप्लेंट डाल दो, सीएम पोर्टल से आपका काम होगा। खूब सारे ऑनलाइन चीजें चल रही, तो आज के टाइम पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि वो चीजें एफआईआर ना हो। ठीक है। हाँ, अब आप सामने आना ही नहीं चाहते हो तो बात अलग है। इफ यू आर हाइडिंग समथिंग, तो आप किसी जो दिमाग में क्या चल रहा है आप उसे निकाल नहीं सकते हो। बट अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी सच्चाई है, अगर पुलिस वाला आपकी मदद नहीं कर रहा तो उसका सीनियर अफसर करेगा, सीनियर नहीं करेगा उसका और सीनियर अफसर करेगा। तो कहीं ना कहीं समझिए, आप समझिए कि हर जगह के लोग अच्छे नहीं हो सकते। 10 में से 2 खराब है तो 8 अच्छे भी है, या 8 खराब है तो 2 अच्छे भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो और ये सामाजिक का एक हमारे बीच एक तोलमोल बन के रहता है, जैसे अच्छाई बुराई के बीच की, तो वो चीजें हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है, ठीक है, उसमें डायरेक्टली हिट नहीं किया लड़की को, बट मेंटली वो इतना टॉर्चर्ड है कि वो डिप्रेशन में जा चुकी है, उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ऐसे केसेस को फाइल करते हुए और ऐसे केसेस के लिए फाइट करते हुए किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मैंने आपसे फिर बोला था कि वुमेन्स के लिए हमारी जो लॉ है वो बहुत मजबूत है। जैसे आप मेंटल क्लियरिटी बोल रही हो, जिससे आप बोले कि किसी ने ताने मार दिए या बोले आप दहेज नहीं लाए, कुछ भी बोल रहे हो आप, जिससे कहीं ना कहीं शी इज गेटिंग इनटू डिप्रेशन, तो आप एक केस फाइल करते हैं, जिसे बोलते हैं सेक्शन 12 का डीवी एक्ट के एक केस फाइल करते हो। उस केस में सब कुछ क्लैरिफाई करते हो कोर्ट को कि भाई इस तारीख को मुझसे किसी ने ये बोला, इस तारीख को मुझे किसी ने रंग के लिए बोला, इस तारीख को मुझे किसी ने बोला कि तुम दहेज नहीं लाई, कुछ भी ऐसी हर चीज लिख दो जो आपको बताता है कि हाँ कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ, यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ मेंटल क्रुएल्टी। उसके बाद जब केस फाइल होता है तो फिर कोर्ट बुलाता है हस्बैंड को, जिसे बोलते हैं हम सम्मन करते हैं, सम्मन हस्बैंड करते हैं, उससे पूछते हैं भाई क्या ये जो बोल रही है आपकी उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, जो डिफेंस है इनका उसके बारे में क्या, उसका हम रिप्लाई फाइल करते हैं। रिप्लाई फाइल करने के बाद फिर कोर्ट क्लेरिफाई करती है। उस जगह पे भी चीफ होता है, जिसे एक चीफ ऑफ क्रॉस होता है। अगर आपके साथ कुछ हुआ होगा तो आप उसको क्लेरिफाई करके आप कोर्ट को बताओगे, और जैसे ही वो बताओगे उसके बाद कोर्ट आपके हस्बैंड के अगेंस्ट प्रॉपर जो सजा होती है सजा देगा, आपका जो मेंटेनेंस है मेंटेनेंस देगा, आपके जो मेंटल एगोनी मेंटल पेन हुआ उसके भी जो भी खर्चे कुछ भी है, क्योंकि आज कंपनसेशन जो होता है कंपनसेशन मिलेगा। और सजा किस तरह की होती है उसकी? सजा जेल भी होते कई बार, और कई बार आपके मेनली कंपनसेशन ही होते हैं बेसिकली। ओके। और फिर कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि आगे चल के उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा? वो इस एक सेक्शन उसमें कई सारे जब डीवी केस फाइल करते हैं उसमें उसमें सब कुछ लिखा होता है कि जो हस्बैंड है वो पास नहीं जा सकता, उसके एरिया के आसपास नहीं जा सकता, पूरे हर तरीके से उसको रिस्ट्रेन कर देते हैं। जैसे उसके पास गया शी कैन कॉल द, उसको एक ऑफिसर का नंबर दे दे कि इस थाने में आपका ऑफिसर का नंबर है, आप उनको कॉल करोगे एंड दे विल रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके। कभी-कभी किसी मोटिव की वजह से या किसी इशू की वजह से लेडीज गलत फाइल कर देती हैं केसेस, खासतौर से डोमेस्टिक वायलेंस को लेके। तो उसमें जो हस्बैंड होता है उसके क्या-क्या राइट्स होते हैं? मैडम मैं आपको बताता हूँ, जब किसी चीज का ज्यादा मिसयूज होने लगता है ना तो चीजें कमजोर हो जाती है। मैंने वो टाइम देखा है कि जब लोग डोमेस्टिक वायलेंस केस में पूरी घर उड़ जाता था, पुलिस पूरे घर को उठा के ले जाती थी, इवन जो बूढ़ी बूढ़े लोग होते हैं उनको उठा के ले जाती थी। बट फिर कोर्ट ने बात रियलाइज की कि डोमेस्टिक वायलेंस को एक टूल बना लिया लेडीज ने, वुमेन्स हैड मेड इट अ टूल, कि भाई आप घर में आपको मुझे आपके मम्मी पापा साथ नहीं रहना, हस्बैंड बोला नहीं मैं रहूंगा, आपने जाके डीवी का केस फाइल कर दिया। अब केस क्या फाइल किया कि भाई इस तारीख की बात है, मुझे मेरे हस्बैंड ने आए और मुझे मारने पीटने लगे, मेरी सास ने मुझे गाली दे दी और मेरे ससुर ने मुझे मारने लगे। इसमें आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, भाई थप्पड़ ही मारा, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप आपने केस फाइल कर दिया। तो ये एक बहुत ही ऐसे केस होने लगे थे जहाँ पे एक रेगुलर बेसिस पे केसेस फाइल होने लगे।
तो अब क्या हो गया, डीवी एक्ट की जो आपने डीवी एक्ट की जो केसेस होते हैं बहुत नॉमिनल हो गए। अच्छा। हाँ, मतलब आप समझे कि, और बात है कि हस्बैंड के राइट्स के, तो अगेन आई विल से कि जस्ट गो एंड हायर अ गुड लॉयर। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट गो एंड हायर अ गुड लॉयर। बिकॉज इफ अ वुमन इज एक्यूजिंग यू ऑफ एनीथिंग, कि भाई डीवी से गलत बोल रहा है, कि मेरे साथ मारपीट हुई, ये कुछ भी हुआ, तो उसके अगेंस्ट हम रिबेटल लेते हैं, उस रिप्लाई में क्लैरिफाई करते हैं कि दैट शी हैव अ मोटिव। बिकॉज हस्बैंड वाइफ है, चैट्स होगी, फोटोग्राफ होगी, वीडियोग्राफ होगा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वीडियो बन गया, फोटोग्राफ कुछ भी बन गया, तो कहीं ना कहीं आपके पास सबूत होते हैं। एंड जब आप कोर्ट को जाके ये बताओगे कि भाई, क्योंकि एक केस मेरे पास आया था, वहां पे जो वुमेन थी, शी इज वर्किंग इन अ गुड कंपनी, और जो हस्बैंड था ही इज ऑल्सो गुड अर्निंग, गुड़गांव के लोग थे। बट क्या होता है, एक दिन हस्बैंड वाइफ अपने फोन देखता है, एंड शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद द पर्सन। उसके बाद बट उसने बोला ठीक कोई बात नहीं, ही विल वेट, और वो चीजें बाकी क्लैरिफाई करेगा। तो उसके बाद उसने देखा कि उसने वो ओयो पे जाती थी, एंड उसके पास एक वीडियो भी है जहाँ पे शी वाज हैविंग सेक्स विद अदर पर्सन। एंड बीइंग अ हस्बैंड, अगर बीइंग अ मैन उसने बात देखी, ही वाज लिटरली started crying that her wife is having sex with other person. So उसके बाद से he said भाई मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, I want to declare divorce, मैं नहीं चाहता तुम्हारी इज्जत खराब हो। He was a very kind gentleman, बट यहाँ पे वुमेन्स ने अपने राइट का कुछ अलग अच्छा फायदा उठाया, एंड शी फाइल अ केस ऑफ डीवी ओके। अगेंस्ट हर हस्बैंड, हम्म। हर ऑल फैमिली मेंबर्स। हम्म। वो भी यहाँ फाइल नहीं किया, वो फाइल किया हरियाणा में जगह पड़ती राधा और यमुनानगर, वहां फाइल हम्म। किया, क्यों? जस्ट बिकॉज वो वहाँ के लोकल थे, ओके। एंड पुलिस से उनकी बातचीत थी। ओके। तो जो अब लड़की थी जो वो। लड़की थी, तो जैसे ही लड़की घर वाले फोन आया कि सर ऐसी सी बात है, आप लोग, तो सर मैंने कुछ किया ही नहीं, वो चले गए। पूरा परिवार को वहां पे थाने में बैठा लिया गया, उनसे 6 लाख रुपए लिए गए। अब उनको डर था कि अरेस्ट ना हो जाए, अच्छा रहे, कॉमन पीपल के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर क्या होता है। फिर अगेन द कम्स की जहाँ पे सबके काम खत्म हो जाते हैं, वहां पे लॉयर काम शुरू होता है। एंड दे केम इन कांटेक्ट विथ मी, एंड उसके बाद से फिर आई हैड क्लैरिफाइड एवरीथिंग इन द कोर्ट, एंड आज उनका डिवोर्स हो गया विदाउट गेटिंग अ सिंगल पेनी। हम्म। जो वुमेन थी उसको कुछ भी नहीं मिला, बिकॉज आई हैड क्लैरिफाइड द कोर्ट कि समहाउ समवेयर कि सर इन्होंने जो किया दैट वाज रॉन्ग इन एथिक्स। I was a part of mental cruelty to watch a woman who's my wife to have sex with other person. That's a part of a cruelty. That's on this ground I have taken a divorce, and moreover I didn't give a single penny to the woman, the wife of the my client, and I had clarified the code, and then court I asked that it is clear ठीक है कि she was having an extramarital affair, but what about your duties? भाई कल को आप इसको डिवोर्स दे रहे हो, what about your duties? आप उसको कैसे क्लैरिफाई करोगे? तो उसका मैंने क्लैरिफिकेशन कोर्ट को दिया। कई सारे जजमेंट्स यहाँ कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, she was having an extramarital affair, तो ये शादी जो टूटी है उसकी वजह से टूटी है। I was performing my duty well, being an husband, मैं अपना हर काम कर रहा था, she being a, and she was failed to establish a connection, establish a duty of a wife, and that's why we are getting divorced. Court had accepted my arguments, and we got a divorce also. आजकल जैसे डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, और मोस्टली ये कहा जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से डिवोर्स केस बढ़। डिवोर्स केस के टाइम पे एक एलिमनी टर्म बहुत आती है, एक्चुअली में वो है क्या? Alimony basically हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में होते हैं, उनका डिवोर्स होता है, तो कोर्ट विल आस्क यू कि भाई आप अपनी वाइफ को तलाक दे रहे हो, पूरा अपना जीवन वो कैसे बिताएगी? आपने उसका जो गलत किया, मेंटल क्रूरटी की, मारपीट की, कुछ भी किया, अब उसके अगर बच्चे तो बच्चे कैसे पालेगी, उसके जो आगे एक्सपेंसेस वो कैसे करेगी, आपका जो सोशल स्टेटस ऑफ लिविंग है उसको कैसे मैच कर पाएगी, उसके उस चीजों को क्लैरिफाई कर, उस चीजों को भरने के लिए, भरण पोषण के लिए इसे बोलते हैं। ये एलिमनी वर्ड है। उस एलिमनी मतलब अमाउंट दिया जाता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, सबके हिसाब से एक अमाउंट दिया जाता है कि आप ये अमाउंट ले लो, एंड दिस अमाउंट इज अ टोटल एलिमनी जो आपको मिलेगी टू गेट डिवोर्स ऑफ दिस पर्सन। ओके। ये एलिमनी का मतलब होता है। बट ये जो एलिमनी कहीं ना कहीं एक मेन फैक्टर है कि पीपल आर फाइलिंग फॉल्स केसेस, और जैसे आप बोला एक्स्ट्रा मैटर अफेयर, ये एक बहुत बड़ा, यू कैन से एक्स्ट्रा मैटर अफेयर, मोर ओवर जो लाइफ में एक्सेस का आना, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है डिवोर्स के लिए। ठीक है, पीपल जो आजकल के लोग हैं वो पेरेंट्स के प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं, उसके बाद उनका जो एक्स होता है वो भी वहीं कहीं रह रहा होता है, एंड उसके बाद चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है।
एंड वुमेन्स हैव एक मतलब हमारे कानून में कहीं ना कहीं औरत को ज़्यादा बढ़ोतरी दी गई है और उसी का फ़ायदा उठाते हुए जहाँ उनको देखा वो पकड़ ली जाती है दैट शी वाज हैविंग अफेयर या इंटीमेट होते हुए या कुछ भी करते हुए पकड़ ली जाती है। तो दे फाइल अ केस एंड उनका एक रीज़न होता है कि हमें एलिमनी चाहिए और एलिमनी इज लाइक बेसिकली कि आपका जो मेन इनकम सोर्स है दे टेक इट इज लाइक एन इनकम सोर्स। सो दिस इज ऑल एलिमनी इज ऑल अबाउट। आफ्टर डिवोर्स रीमैरिज के केस में गर्ल्स को जो एलिमनी मिलती है वो कंटिन्यू रहती है फिर? एलिमनी एंड मेंटेनेंस आर टू डिफरेंट थिंग। मेंटेनेंस जो होता है वो मंथली वाइज मिलता है, एलिमनी वन टाइम एलिमनी। ओके। हाँ, तो उससे आपको कुछ मतलब नहीं है, मतलब आप सेकंड मैरिज करो उससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट की जो है वो कंटिन्यू रहेगी आपकी। एलिमनी तो हो गया, हाँ वो हाँ मिल गया, हाँ। पर जो मेंटेनेंस मिलती है वो? मेंटेनेंस तो फिर खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मेंटेनेंस इज ऑल अबाउट कि फॉर एग्जांपल वाइफ ने हस्बैंड पर केस डाला एंड उसके बाद वाइफ ने कोर्ट में क्लेम किया कि भाई आई डू नॉट हैव अ पेनी कि अपने को मेंटेन कर पाऊं टिल द डिस्पोजल ऑफ दिस केस। तो कोर्ट ने बोला ठीक है आपको 10,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में एडजस्ट कर पाओ, जिसे बोलते हैं मेंटेन कर पाओ। बट क्या हुआ, वुमेन ने दूसरी शादी कर ली। शादी कर ली इट मीन्स शी इज गोइंग टू बी वाइफ ऑफ सम पर्सन, शी इज अ वाइफ ऑफ सम पर्सन। और अब जो भी उसका मेंटेनेंस होगा वो भी टेकन केयर ऑफ दैट हस्बैंड। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे वो पहली बार दूसरी शादी नहीं कर सकती अगर उसका मेंटेनेंस चल रहा है तो। अच्छा। बिकॉज इफ शी इज फाइलिंग फॉर मेंटेनेंस इट मीन्स शी इज नॉट येट डिवोर्स। हम्म। अगर डिवोर्स नहीं तो शी कैन नॉट मैरी अदर पर्सन। तो ओके। जो एलिमनी इज ऑल अबाउट वन टाइम अमाउंट। एलिमनी मतलब एक टाइम अमाउंट, आप उसकी शादी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट। अभी क्या कोई जजमेंट आया है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से किसी का डिवोर्स होता है तो जो स्पाउस है वो तो आपको मेंटेनेंस वगैरह देगा ही, उसके साथ साथ जो लेडी है जिसके साथ उसका अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो भी पे करेगी? ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है? जजमेंट ऐसी नहीं है बेसिकली। जजमेंट्स बेसिकली जो जजमेंट्स होती है ना केस के हिसाब से होती है, हर केस के फैक्ट अलग होते हैं तो उनकी जजमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे कोर्ट ने वाइफ को डिवोर्स दे दिया, अलाउ कर दिया और उसको एलिमनी नहीं दी कि कहीं ना कहीं बिकॉज शी वाज द वन हु वाज द कल्प्रिट, जिसने शादी तोड़ी, जिसने एक्स्ट्रा पर मैरिटल अगर हस्बैंड की तरफ से हुआ है तो then आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। लो, ओके। अगर मैं बोलूं हमारा जो कानून है मैं मानता हूँ स्लो है, मैं ये बिल्कुल बोल रहा हूँ कानून हमारा स्लो है। कहीं ना कहीं आप समझो कि एक नॉर्मल केसों में डिवोर्स लेने आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं, लंबी डेट्स लगती है। बट कहीं ना कहीं कोर्ट ये क्लैरिफाई भी करती है, कोर्ट इस बात से जो ट्रुथ है उसको सामने भी लाती है कि अगर आपके साथ जो भी गलत हुआ, जो फैक्ट है, अगर हस्बैंड ने गलत किया तो उसके आप ही हैव टू पे फॉर इट, अगर वाइफ ने गलत किया शी हैव टू पे फॉर इट। ओके। एआई ने आजकल मार्केट में बूम किया हुआ है और एआई इज मतलब सबकी जॉब्स खा रहा है, ऐसा लोगों का मानना भी है। लॉयर्स के लिए क्या है? लॉयर्स का जो काम है वो कहीं ना कहीं एम्पैथी वाला काम है। और लॉ जो आपके एआई है इट कैन नॉट बीट द लॉयर्स, समझो आपकी कहीं ना कहीं जो ह्यूमन माइंड है दैट इज एन अमेजिंग थिंग, आप उसके आगे कभी नहीं जा सकते। हाँ आप एआई को यूज कर सकते हो, फॉर रिसर्च पर्पज हम यूज कर सकते हैं और फॉर ड्राफ्टिंग पर्पज हम यूज कर सकते हैं, फॉर मोर क्लैरिफिकेशन हम यूज कर सकते हैं, फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसलेटिंग द जजमेंट्स एंड एवरीथिंग, उसको हम यूज कर सकते हैं। बट एआई कैन नॉट रिप्लेस लॉयर्स। बेसिकली देयर इज अ वन एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल एआई, एक एप्लीकेशन लॉजिकल एआई, वो आपको सब कुछ देता है। बट अब आप ये बोलो कि वो एप्लीकेशन ने आके सबको सब लॉयर्स को रिप्लेस कर दिया, वो कभी नहीं हो सकता। लॉयर्स कैन नॉट बी रिप्लेस, डॉक्टर्स कैन नॉट बी रिप्लेस, पुलिस कैन नॉट बी रिप्लेस। पर डॉक्टर्स के केस में तो रोबोटिक्स सर्जरी हो रही है और वो बट सब उस चीजें। सर्जरी के लिए जो रोबोट चलेगा वो चलाएगा डॉक्टर ही। समहाउ समवेयर कहीं ना चीजें इंटरकनेक्टेड है। हाँ ये कह सकते हैं कि चीजें इजी हो रही है, चीजें एआई चीजें इजी करेगा, बट हमारे भी दिमाग में वही चीजें मूवीज वाली चीजें चल रही है कि हमने टर्मिनेटर मूवी देखा था कि एआई आ गया, एआई सबको ले गया। तो ये कहने की बात है। नो वन कैन रिप्लेस अ लॉयर एंड इफ यू आर गुड लॉयर तो नो वन कैन इवन थिंक ऑफ इट। रिप्लेसिंग यू। ओके। और आप किस तरह से यूज करते हो एआई को अपने काम के लिए? आई यूज फॉर रिसर्च पर्पस, मैं रिसर्च करता हूँ। मैं एआई को जैसे चैट जीपीटी में हमको जजमेंट डालते हैं कि जजमेंट के लूप होल्स कहाँ पे है, वो लूप होल्स देखते हैं। बट आप समझो एआई को आप लॉयर्स यूज नहीं कर सकते, समझो आप, क्योंकि ड्राफ्टिंग जैसे एआई को लोग यूज करें ड्राफ्टिंग के लिए आजकल, मैं बताता हूँ। और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पे बहुत एक कड़ी निंदा जताई है कि लॉयर्स यूज कर रहे हैं एआई ड्राफ्टिंग। और जब आप एआई ड्राफ्टिंग कर रहे हो इट मीन्स
आपका जो ह्यूमन टच है, जो आपका लीगल टच है, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। ठीक है, कई कोर्ट में ऐसा, लोगों ने, जो यंग एडवोकेट्स, उन्होंने क्या किया, कुछ जजमेंट्स फाइल कर दी, जजमेंट्स कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ओके। वो जजमेंट उन्होंने फाइल कर दी। एंड एआई इज लाइक, वो कहीं ना कहीं ही इज इनटू कॉपी पेस्टिंग, उसने एआई ने अच्छे से इतने अच्छे से कॉपी पेस्ट किया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ट्रायल कोर्ट लॉयर, ट्रायल कोर्ट जज को, कि अरे ये तो जजमेंट हो सकती है ऐसे। इधर इज अ जजमेंट कॉल्ड मैन वर्सेस इमोशन, वो जजमेंट कभी एग्जिस्ट नहीं करती। एंड द सेम थिंग गोज टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने देख के बोला कि पीपल, व्हाई आर पीपल आर यूजिंग द एआई फॉर ड्राफ्टिंग, बी द लॉयर, यू कैन हेल्प, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी, यू कैन मेक सेंटेंस, कि आपको कोई चीज नहीं है कि राम जाता है तो ठीक है, अपने राम कहाँ जा रहे, वो लिख सकते हो आप, बट आप ये पूरा राम से पूरी कहानी लिख सकते हो। तो एआई इज हेल्पफुल, बट आप एआई को इस इन दिस लिटिगेशन फील्ड, यू कैन नॉट यूज एआई, आप डिपेंड नहीं हो सकते एआई पे। You have to ओके। depend only one thing, which is this: your mind and your confidence and your ability to speak. This what makes you a good lawyer. AI will never replace you. सो आपको लगता है कि एआई के थ्रू जजमेंट फास्ट होंगे? देखिए एआई, जैसे हम गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, सबको गूगल सर्च इंजन है, मैंने कोई जजमेंट डाली कि गिव मी 10 जजमेंट्स जहाँ पे लास्ट टाइम 302 में बेल मिली थी, तो इस सर्च करने के लिए पहले में गूगल लिखना पड़ता। अब क्या है, जैसे जो एप्लीकेशन है लॉजिकल एआई, उसमें से आप लिख दो सेक्शन 302, तो जितनी जजमेंट है वो सब एक साथ आ जाएगी। ओके। तो काम इजी कर रहा है, वो काम इजी कर, उसने 10 जजमेंट दे दी कि भाई इस तारीख को यहाँ पे जजमेंट आई थी, तो उस एप्लीकेशन ने अपना काम कर दिया। आपको जल्दी से काम, आपको टाइम बच गया। पहले आपको वो टू गो विद द गूगल, आप कर रहे हो, जजमेंट पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, अब उसने क्या, आपने एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई, लॉजिकल एआई को आपने बोला कि डू दिस, उसने आपको एक रिफ्रेम करके दे दिया। अब बीइंग अ लॉयर, आपकी ड्यूटी आप उसको पढ़ोगे, कि आप उसको चेक करोगे कुछ गलत तो नहीं है, दैट्स इट, इससे। तो ये फास्ट कर सकता हाँ, है बेसिकली क्योंकि आप फास्ट कर रहे हैं। देखिए, आपने फास्ट इन द सेंस, समझो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो फास्ट हो जाएगा, फाइलिंग है वो फास्ट हो जाएगी। आप समझो, आप एआई के वो टेक्नोलॉजी देखो, कि आप बैठे यहाँ पे हो, कोर्ट हमसे बोलती है वकील साहब जहाँ बैठे हो वहीं से वीसी कर लो, तो वी हैव एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इज अ फ्रेंड ऑफ इनोवेशन, एंड इनोवेशन अ फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। तो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प, बट इट विल नेवर रिप्लेस। तो इसके हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके क्या कॉन्स? कौन से मैंने बता दिया आपको कि वकील साहब ने वो जजमेंट ही दे दी, जजमेंट कभी हुई नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कौन सी है, आपकी सोचने की थिंकिंग खत्म हो गई तो आप वकील नहीं बन सकते हो। भाई वकील आपकी सोच आपको वकील बनाती है, कि आपके पास एक केस है जहाँ पे मर्डर हो चुका है, आपका बंदा एक्यूज अरेस्ट हो चुका है, नाउ उसकी ड्यूटी कि उसको बाहर कैसे निकालना है। बट अगर आपने अपने दिमाग से सोचना बंद कर दिया तो फिर एआई आपको उसको बाहर से नहीं निकाल सकता, वो काम आपका है, आपको निकालना है। तो कहीं ना कहीं एआई से मुझे जो लगता है, जो मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी सोचने की थिंकिंग अगर खत्म हो गई तो फिर चीजें खराब हो जाएगी। और यंग लॉयर्स को कैसे एआई के थ्रू प्रिपरेशन करनी चाहिए? आई विल से कि आप जजमेंट्स पढ़ो, अच्छा। आपको जजमेंट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है आजकल। आप एआई का यूज करो, एक एप्लीकेशन मैंने बताया, लॉजिकल एआई एप्लीकेशन है, आप उसको यूज करो। मोस्टली लॉयर्स के लिए वो हाँ, अच्छा है। लॉजिकल एआई एप्लीकेशन है, एंड आप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप जाओ, आप उसको यूज करो, एंड इट विल गिव यू एवरीथिंग। आपको सब जजमेंट दे देगा, आपको नोट्स दे देगा, आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो बता देगा, आपको केस कैसे पढ़ना है ये बता देगा, आपको कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में क्या बोला है वो बता देगा, आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है वो आपको बता देगा, आपके जैसे आप छुट्टी पे है नहीं आपको ये बता देगा, सब कुछ बता देगा। तो इट विल ओनली हेल्प यू बेसिकली। कोई जब बड़ा केस होता है और आर्ग्यूमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना होता है, तो आप क्या-क्या पॉइंट्स कंसीडर करते हो और किस तरह से प्रिपेयर करते हो अपने आप को? पहली बात तो, वी कैन नॉट लीव एनीथिंग, हम कोई चीज छोड़ नहीं सकते। अगर हम सोचे कि ये पार्ट इजी नहीं, ये पार्ट मिल नहीं रहा, नहीं, वी हैव टू गो विथ ईच एंड एवरी पॉइंट। सबसे बड़ी चीज होती है प्रिपरेशन। जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो कोर्ट में जाके आप अच्छा बोल पाओगे, अच्छा बोल पाओगे तो आप जज को अच्छा कन्विंस कर पाओगे, बिकॉज कन्विंसिंग द कोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फील्ड। तो मेरे हिसाब से बिफोर व्हेन आई गो टू, ये मेरा पर्सनल है कि जब मैं जाता हूँ किसी मैं बड़ी कोर्ट के आर्गुमेंट के लिए, आई रीड विद द फाइल, कि रीड के एक एक फैक्ट को मैं बिल्कुल दिमाग पे रख लेता हूँ, कि कोर्ट विल आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल इट विल बी ऑन टिप ऑफ माय हैंड्स, कि मैं सर ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये आंसर यहाँ पे, इसका जवाब यहाँ पे। तो मेरा मानना ये है कि बिफोर गोइंग टू बिग आर्गुमेंट्स, मैं बिग नहीं, किसी भी आर्गुमेंट के लिए आप जा रहे हो, आप कोर्ट में अपीयर हो रहे हो, मेक श्योर कि आपकी फाइल के फैक्ट आपके यहाँ होने चाहिए, और जिस दिन आपके फाइल के फैक्ट यहाँ है तो यू गो एंड यू जस्ट गो एंड यू विल डू योर बेस्ट। आपने शुरुआत में बताया था अपने लॉ फर्म व्हाइट हैंड्स के बारे में। आपका व्हाइट हैंड्स का मोटो क्या है? वाइटनेस का हमारा मोटिव है कि जिनको जस्टिस नहीं मिल रहा, या जो कहीं ना कहीं जस्टिस से वंचित है,
कम विद अस, विल नॉट से कि हम आपको गारंटी दे रहे, बिकॉज यहाँ पे आपको गारंटी वाला काम नहीं होता, बट वॉट वी विल गिव यू, ए विल गिव यू अ रिलीफ, जो भी कानून की किताब में कहीं भी रिलीफ होगा, विल गिव यू दैट रिलीफ। एंड हमारा मेन मोटिव है कि सर्व, वी हैव टू सर्व द क्लाइंट्स, अवर क्लाइंट ऑन अ वेरी अ ट्रू वे। बीइंग अ लॉयर, उनको बहुत ट्रू वे में सर्व करना चाहता हूँ कि जो है वो है। हम भगवान नहीं है, बट भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें काला कोट दिया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो इट्स माई ड्यूटी एंड इट्स ड्यूटी ऑफ माई होल लॉ फर्म, जो मेरे साथ के एसोसिएट्स है, आई विल से इट ब्रदर्स, बिकॉज हम, मेरे पास जितने लड़के हैं वो सब यंग है, वी आर 29, 28, 27, तो हमने हर लॉयर को एक अपने काम दे रखा है। तो हमारी व्हाइट एंड लॉ फर्म का जो मेन मकसद है, वो ये मोटिव है हमारे कि वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू गिव सॉल्यूशन टू अवर क्लाइंट, जो लीगल वे में पॉसिबल हो, वो हम अपना काम बेस्ट जो तरीके से। बेस्ट पॉसिबल। और आपकी टीम बाकी लॉयर्स की टीम से कैसे डिफरेंट है? कुछ देखिए, मैं बताता हूँ, मेरे पास जैसे आई एम इनटू क्रिमिनल प्रैक्टिस, माय स्पेशली माय कोर इज क्रिमिनल, आई एम इनटू मकोका केसेस, यूएपी केसेस, मर्डर केसेस, रेप केसेस। My one of friend Ankit Duan, he is basically into corporate practice. Advocate Akash, he is into labor law. Okay, Advocate Yash Chavra, he is into divorce, he is into marriage laws basically. ठीक है. And there's one advocate Lavanya, Ajay, Sawan, they are into arbitration. So basically, और सबसे बात है हमारी टीम में, आप समझो कि कहीं ना कहीं हमारी टीम में एक सबसे अच्छी बात है कि वी आर ऑफ द सेम एज ग्रुप, तो हमारे बीच जो डिस्कशन होता है वो क्लैरिफिकेशन साथ होता है। वी डोंट हाइड थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, कि कोई चीज़ गलत हो गई तो वी डोंट शाय कि भाई ये चीज़ पूछूं या ना पूछूं। तो हमारी सबसे अच्छी बात है, हमारे पास एक क्लैरिटी है और हमारे पास एक आगे बढ़ने का जोश है। मेरे पास जितनी टीम है वो सब फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, तो हमें ये कहते नहीं कि छोटे शहर का बासिंदा हूँ मैं, अब घर से बाहर सबको जीत के जाऊंगा। तो हम सब जितने भी द वाइट्स एंड लॉ फर्म हमारी, वो बहुत फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। हमारे घर में कोई एडवोकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड हमने जो बनाया खुद से बनाया है। आज हमारी लॉ फर्म है वो भी खुद से बनी है। तो हमारा ये कहना है कि हमें सबको जीत के जाना है और द वाइट्स एंड लॉ फर्म का नाम हमें ऊपर ले जाना है। और जहाँ पे आपकी जीत की जिद होती है, जहाँ पे जीत का जुनून होता है आपके, वहाँ पे आप काम बहुत अच्छे से और मेहनत से करते हो। और मेरे जितनी भी टीम है, वो जितने भी लड़के हैं मेरे, वो पूरा काम बहुत मेहनत और जुनून से करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। और आपका नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या विजन है? I want to be one of the elite lawyer in the India, and moreover मेरा कहीं ना कहीं ये मोटिव है कि जो भी मुझे इतना कैपेबल बना दे कि कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा भी है हमारे हिंदुस्तान में जिनको सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच भी नहीं सकते वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब कि वो के दिमाग में कि 25-30 लाख रुपए आपके लग जाएंगे और आपको गारंटी नहीं जस्टिस मिले या नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं ये मेरी, मुझे ऐसा लगता है मेरे 5 सालों में कि आई वांट कि एवरी इंडियन जिसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है या जिसने आज तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना तक नहीं है, उसके उसको ये डर है कि मैं वहां जाऊंगी मुझे 50 लाख पड़े, 10 लाख देने पड़े, 20 लाख देने पड़ेंगे, उनका वो डर निकालना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं उनको बताना चाहता हूँ, इफ आई एम देयर यू कैन कम टू मी, और कहीं ना कहीं जस्टिस अगर छुपा है आपके, तो मैं, वो मेरा काम है कि आई विल डिग इट डाउन, मैं उसको कहीं ना कहीं निकाल के आई विल गिव यू अ जस्टिस। जो डोमेस्टिक वायलेंस है और जो डिवोर्स केसेस हैं, दोनों डिफरेंट चीज होते हैं और ये डिफरेंट लॉयर्स नहीं लड़ते नहीं, हैं? ऐसा नहीं है। आई टोल्ड यू ना, गुड लॉयर वही होता है जो कंप्लीट लॉयर होता है। तो ऐसा नहीं है कि सबकी स्पेशलाइजेशन होती है, विच आई टोल्ड यू, मेरा कोर क्रिमिनल है, मेरा कोर स्पेशल एक्ट है, मेरा कोर है मकोका, मेरा कोर है यूएपी है। बट मेरा मतलब ये नहीं मैं डिवोर्स केस है मना कर दूंगा, बिकॉज बीइंग आपको गुड लॉयर वही होता है सब चीज की नॉलेज हो। लॉयर्स अलग नहीं होते, सबकी कोर होती है बेसिकली। पर कोर्ट्स अलग होते हैं हाँ, इसके कोर्स लिए। अलग होते हैं, कोर्स अलग ओके, होते हैं। तो एक क्रिमिनल लॉयर सिविल कोर्ट में भी जाके केस बिल्कुल बिल्कुल, देखो पे लड़ सकता है? और एक लॉयर कहीं भी जाके, ऑल ओवर इंडिया जितनी भी कोर्ट है, ओके। एक एग्जाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, आप वो क्लियर कर लो, आप हम्म। हिंदुस्तान किसी कोर्ट में जाके जज साहब से बोल सकते हो, लॉर्डशिप आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अभी हम रेप केसेस के बारे में बात कर रहे थे। रेप केसेस के अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे हनी ट्रैप हो गया, या आजकल जो न्यूड वीडियोस वाला ट्रैप चल रहा है, उसके उस तरह के केसेस के बारे में आप कुछ बताओ। मेरे पास एक केस आया था जहाँ पे जो मेरा क्लाइंट था, ही इज अ वेरी, आई विल से वेल्दी एंड वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, जो डॉक्टर था। उसके पास एक फेसबुक पे रिक्वेस्ट आती है, और उस रिक्वेस्ट में एक लड़की आती है, इसकी उम्र 25-26 साल होगी, एंड उनसे बात करती है, एंड उसके बाद से उनकी वीडियो कॉल होती है, व्हाट्सएप पे नंबर शेयर होते हैं, फिर व्हाट्सएप पे दे डू द वीडियो कॉल ओवर द नोट्स। वो नोट्स पे वीडियो कॉल करते हैं, दोनों अपने जो भी प्लेजर होते हैं वो करते हैं।
उसके बाद अगले दिन ही रिसीव्ड द एमएमएस कि ओके। भाई आपके जो एमएमएस है मैं इसको वायरल कर दूंगी। एंड उनके पास सबकी लिस्ट होती है, उनके माँ के नंबर, उनके बाप के नंबर, सब कुछ होते हैं। एंड जैसे ही उसने वो देखा एंड दे आस्क्ड फॉर 20 लाख रुपीस, ही ट्रांसफर 8 लाख रुपीस ट्रांसफर इमीडिएटली। इमीडिएट भाई, बिकॉज एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसकी इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। उसने ट्रांसफर कर दिया। वो ट्रांसफर करने के बाद अगेन दे आस्क्ड फॉर 10 लाख रुपीस। देन ही केम टू मी, देन आई आस्क्ड हिम, मैंने वीडियो देखा, इट वाज अ प्योर कंसेंट वीडियो। बट उसके बाद फिर मुझे देखा, रियलाइज हुआ कि वो रुकने वाले नहीं है, बिकॉज उनका कुछ कर नहीं सकते। आप साइबर क्राइम करोगे भी, आज के इतनी चीजें आ रही, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, क्रिमिनल हमसे कहीं ना कहीं ज्यादा आगे की सोचते हैं। और वो, आप समझिए इस बात को, कहीं ना कहीं फेक एमआई नंबर से नंबर ले लिया, या बूस्ट कॉल ले ली, या कोई बाहर का नंबर ले लिया, उससे आप साथ कांटेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उसके अगेंस्ट यू सबसे पहला काम, साइबर जो स्टेशन है वहाँ पे रिपोर्ट फाइल करो। आप उसकी रिपोर्ट फाइल करने के बाद आप एक जो मैंने उस क्लाइंट को बताया कि दे आर नॉट स्टॉपिंग, तो उसके लिए फिर मैंने उनके फेसबुक पेज पे एक सुसाइड नोट डलवाया उनसे कि भाई आई एम गोइंग टू सुसाइड बिकॉज आई एम थ्रेटन बाय दिस एंड दिस पर्सन। उसके बाद जाके वो लोग रुके। तो आजकल ये हनी ट्रैप हो रहा है, इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हनी ट्रैप इसका ही नहीं, हनी ट्रैप मैं आपको बताता हूँ, मेरा केस आया आजकल जो दिल्ली में स्पा चल रहा है, दिल्ली नोएडा में स्पा चल रहा है। स्पा मीन्स आप समझिए कि उनके पीछे सेक्स होता है, ठीक है, विच इज पेड सेक्स होता है। गलत नहीं, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बिकॉज सबकी, इफ अ वुमेन इज गिविंग यू अ कंसेंट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यू कैन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बट कई केसों में ऐसा क्या होता है कि एक मेरे पास केस था, उसमें लड़का स्पा में जाता है, जो लड़की है उससे पैसे ऐसे लेती है, दे हैव सेक्स। फिर ये बात कंटिन्यूस प्रोसेस में चलने लगती है। जब भी लड़का आता था वो 5 रुपए देता है, दे हैव सेक्स। लास्ट 15 की बात है आपकी। बट एक दिन क्या हुआ, लड़की ने बोला कि मेरे पैसे कम है। लड़की उस टाइम कुछ नहीं बोला, लड़का वहां चला गया, एंड शी फाइल अ केस ऑफ रेप। ओके। एंड शी फाइल अ केस ऑफ रेप, पुलिस अरेस्टेड हिम। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन कि भाई मैंने कुछ किया नहीं भाई, भाई वो तो, क्योंकि जहाँ पे स्पाई हुई पुलिस स्टेशन बगल में, सबके पैसे सच्चाई, सबके सब कुछ पैसा सब कुछ जाता है, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। तो ही वो गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। एंड उसमें लड़की ने डिमांड की 35 लाख रुपए की। बट अगेन आई टोल्ड यू, गो एंड फाइंड अ गुड लॉयर, यू गेट रीड ऑफ एवरीथिंग। क्लाइंट मेरे पास आता है एंड हम उसके बाद उसमें बिल लगाते हैं कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट को हम ये बताते हैं कि सर शी इज अ पर्सन हु टेक्स मनी टू हैव सेक्स, एंड उसके लिए पेटीएम स्क्रीनशॉट जो भी लगाते हैं, कोर्ट उसमें हमें बेल ग्रांट कर देता है। तो कहीं ना कहीं वुमेन, आई विल से वुमेन एंड गर्ल्स आर यूजिंग इट एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी। तो हनी ट्रैप इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, जिसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। एंड सबसे पहली बात है, अब हमें कहीं ना कहीं सिंसियर बनने की जरूरत है। ऑल द सिटीजन से बोलूंगा कि सब, फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गो फॉर अ वीडियो कॉल जिनका नंबर को आप जानते नहीं हो। बस कई केसेस ऐसे जहाँ पे आपने वीडियो कॉल उठाई, आपका एमएमएस बन गया, आपका चेहरा आ गया, डेट्स इट, आपका चेहरा आ गया, डेट्स इट, आप फंस चुके हो। तो अवॉइड इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग। कोई अननोन में वीडियो कॉल आप मत उठाओ, आप उसको ऑडियो का कॉल करो, पहले कंफर्म करो आपका जानकार है, फिर आप आगे। तो फोटोशॉप के थ्रू भी तो यूज तो करते हैं। फोटोशॉप समझ आएगी, एआई समझ में आ जाएगा। आप कैसे? समझ, यू कैन, आप मतलब आप समझिए इस बात को। मैं आप बोल रहा कि एआई कैन नेवर बी द ह्यूमन, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ। आप जो एआई जनरेटेड फोटोज आप समझ सकते हो, कहीं ना कहीं एआई जनरेटेड फोटोज है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट तो हमें करना पड़ेगा। हाँ, एआई के कहीं ना कहीं फायदे नुकसान तो है ही है, और कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट कर भी होगे। देखिए, एक होते हैं जिस चीज के फायदे उसके नुकसान भी होते हैं। हम इस कमरे में बैठे, इसके फायदे इसके नुकसान भी है। मैं आपसे बात करूं, उसके फायदे नुकसान, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। आप लाइफ में कोई चीज इक्वल टाइम पे आती है, आप सिर्फ फायदे नहीं दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं एआई के नुकसान भी है, और बीइंग अ सिटीजन ये हमें बचना है। भगवान ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करते हैं, चीजों से बचना है। अच्छा, अगर किसी को लगे कि हाँ उसकी फोटोशॉप की गई है और वो पिक्चर वायरल हो रही है, तो उसको क्या उसके स्टेप्स लिए लेने साइबर चाहिए? क्राइम का पोर्टल है, आप साइबर क्राइम के पोर्टल में जाओ, आप वहाँ पे अपनी कंप्लेन रेज करो। वहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, और ओके। आप वहाँ पे पोर्टल में अपनी कंप्लेन अपडेट करते हो। फिर जो पुलिस वाले उस पर एक्शन लेते हैं, उसका एमआई नंबर ट्रेस करते हैं, जैसे भी ट्रेस करते हैं, जहाँ से फोटो आई वो चीजें ट्रेस करते हैं, एंड दे फाइल एन एफआईआर, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डिजिटल अरेस्ट भी चल रहा है, उसके लिए आप कुछ गाइडलाइंस? डिजिटल एज बेसिकली होता ये है कि आपके पास एक वीडियो कॉल आती है, और आपको बताया जाता है कि उसमें जो आपके सामने पर्सन बैठे होते हैं पुलिस की वर्दी में होते हैं, एंड वो बताते हैं कि आपको कि भाई आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया, आपके अकाउंट में फ्रॉड किया गया है,
और अब आपको ऐसे अरेस्ट रहना है एंड दे विल सेंड यू सम पेपर्स, भेजेंगे, सब कुछ भेजेंगे, आप उसमें साइन करनी है, सब कुछ करना है एंड साइन करने के बाद आप उसमें साइन करने के बाद यू विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर फॉर मोर देन 20-30 आवर्स, आप बैठे रहोगे, फिर आपसे वो पैसे की बात करेंगे, यू गिव देम द मनी एवरीथिंग, सब कुछ आप दे दोगे उनको। इसका सिर्फ एक मैं जवाब देना चाहता हूँ टू ऑल द पर्सन who's gone to be see my podcast, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करेगा, कोई भी जज आपको वीडियो कॉल पे आपसे बात नहीं करेगा कि आपसे बोलेगा आपको सजा हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी पेपर आप पास आता है, गो एंड फाइंड अ गुड लॉयर, अपने लॉयर को दिखाइए, वो उसको क्लैरिफाई कर देगा। जब तक पुलिस आपको फोन करके ना बताए कि आपका ऐसा कुछ मुकदमा हुआ है, तब तक ये डिस्ट्रेस इज जस्ट अ फेक थिंग। कोई भी किसी भी इंसान को ऐसा कुछ बताया जाए कि आप सामने बैठो आपको अरेस्ट कर लिया गया है, डिस्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती, हमारे कानून में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। तो थोड़ा सतर्क रहिए आप लोग, जितने भी लोग सतर्क रहे, बिल्कुल किसी भी तरीके से आप, डिस्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई ऐसी बुक्स का रिकमेंडेशन कीजिए जो एक लॉयर को पढ़नी चाहिए। मैं तो बोलूंगा सीआरपीसी पढ़िए, बीएनएस पढ़िए, बीएनएसएस पढ़िए, जितनी भी बेयर एक्ट है आप वो पढ़ो, ठीक है। हाँ, देयर आर मेनी ऑटोबायोग्राफीज जो लोग बड़े बड़े लॉयर्स की पढ़ते हैं, ठीक है। एक है द आर्ट ऑफ अ लॉयर, एक बुक है, ठीक है। एक बुक है द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, कई सारी बुक्स है। बट उन बुक्स को पढ़ने से पहले आप मेरे कानून की किताबें पढ़ो। आप जो नए कानून है, बीएनएस आया है, बीएनएसएस आया है, बीएसए आया है, आर्बिट्रेशन एक्ट है, सीपीसी है आपका, जितने आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट है, जितने भी एक्ट है, पहले आप एक्ट पढ़ो। लॉयर मतलब यू हैव टू जजमेंट्स पढ़ो, आप कुछ कोई बुक्स नहीं पढ़ो, सिर्फ जजमेंट्स पढ़नी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या बोला, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़े कल बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपकी कुंडली मिसमैच होती है, हाँ, अगर लड़का और लड़की कुंडली मिसमैच होती है और लड़का शादी करने से मना कर देता है, बट उनके बीच फिजिकल हो चुका था इससे पहले, इट्स अमाउंट्स टू बी अ रेप। हाँ, तो ये जजमेंट्स चाहिए, गो विद दैट जजमेंट्स। कल को आपका कोई केस आता है जहाँ पे ऐसा सीनियर की लड़के ने मना कर दिया, तो यू कैन गो एंड फाइल एफआईआर। तो एक लॉयर को अच्छा बनने के लिए सिर्फ पढ़ना है, 10 चीजें नहीं पढ़नी, हमें पढ़ना है सिर्फ बुक्स। जो बुक्स हमारे कानून की बुक्स है, आप सिर्फ वो पढ़ो एंड यू विल बी अ वेरी बेस्ट लॉयर। एक टर्म हमेशा से रही है कि कानून अंधा होता है, क्या ये ऐसा सच में है? और ये कानून किस किस बेसिस पे बोलते हैं ये चीज? कानून अंधा, और ये तो मैं फिर से बोलूंगा, ये पिक्चर के जो बॉलीवुड हमारा है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। मैं अंधा नहीं बोलूंगा, बट कानून को मैं काना जरूर बोल सकता हूँ, ओके। बिकॉज कानून इज ऑल अबाउट प्रूफ्स, हम्म। सबूत। हम्म। आप कानून को सबूत दोगे, हम्म। कानून आपको जस्टिस देगा। कहीं ना कहीं चीजें गलत भी हो जाती है, तो सबूत बनाए भी जाते हैं। सबूत बनाए सबूत बिगाड़े जाते हैं। हम्म। तो आई टोल्ड यू ना, हर चीज के प्रॉस और कॉन्स होते हैं, हम्म। और गलती ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं उस चीज को हमें दिमाग पे लेके चलना पड़ेगा। सो सचिन जी, आप यहाँ पे आए और आपने हमारे ऑडियंस को इतनी सारी चीजें बताई है, एआई के बारे में बताया, आपके अपने स्ट्रगल्स किस तरह के रहे, और कानून, एक अच्छा लॉयर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है वो चीज बताइए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे पॉडकास्ट में आए और हमें इतनी सारी नॉलेज दी। मुझे भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बट अभी मैं अच्छा लॉयर बना नहीं हूँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जिंदगी भर लग जाती है मैं अच्छा लॉयर बनने में। एंड इट्स अ वेरी गुड पॉडकास्ट। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन थे अनफिल्टर्ड थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो हमने खुद बनाया हो। एंड यहाँ पे जो बातें बोली गई कहीं ना कहीं रियल थी, तो इट्स अ वेरी गुड। सो मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इसी तरह के सेंसेशनल पॉडकास्ट देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें देवरे टॉक्स, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें देवरे टॉक्स और देवरे टॉक्स क्लिप्स को। थैंक यू सो मच।